हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने दी टाइगर किंग का पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 होगा। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि उस पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें मैंने 3rd यूनिट तक आपको पढ़ाया है। सो इस वीडियो में हम 4th यूनिट से स्टार्ट करेंगे। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and thin and unfortunate hunter brought his mission to a standstill. The tiger population became extinct in the forests of Pratibandhapuram. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed hiking or simply ran away from the state because they decided to be shot by British hands alone. अब इसका मीनिंग हिंदी में समझते हैं। महाराजा के चीते के शिकार अत्यधिक सफल हैं। 10 वर्ष के अंदर वह 70 चीते मार सका। तब एक अप्रत्याशित कठिनाई ने उसके लक्ष्य को विराम दे दिया। प्रतिभंतपुरम के जंगलों में चीतों की आबादी खत्म हो गई। कौन जाने चीतों ने परिवार नियोजन अपना लिया या आत्महत्या कर ली या बस उस राज्य से भाग गए, क्योंकि वे अंग्रेजों द्वारा मारा जाना ही पसंद करते थे। One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, are not you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger? No, and I am not a gun. अब इसे हिंदी में समझते हैं। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, क्या आपको यह नहीं पता कि मैं इस बंदूक से अभी 30 चीजें मारे जाने बाकी हैं? अपनी बंदूक लहराते हुए उसने पूछा। बंदूक देखकर कांपता हुआ दीवान चीख पड़ा, महाराज मैं चेता नहीं हूँ। कौन बेवकूफ़ तुम्हें चेता कहेगा? नहीं, और मैं बंदूक नहीं हूँ। इस बॉक्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसे रेड करते हैं। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? यानी कि महाराजा जितनी जरूरत थी उतने शेर मारने के लिए क्या करेगा? तो इसका आंसर है द महाराजा ऑर्डर्ड हिज दीवान टू फाइंड द रैंक टाइगर फ्रॉम ए स्टेट विच पोसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उन्होंने दीवान से कहा कि किसी ऐसी लड़के का पता लगाओ जहाँ चीते की विशाल संख्या हो। You are Nathan Tiger Norgan Diwan Sahib. I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. दीवान साहिब, आप ना चाहते हैं ना बंदूक, मैंने आपको किसी और मतलब से बुलाया है। मैंने शादी करने का निश्चय किया है। The Diwan began to bubble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, दीवान और भी हकलाने लगा। महाराज, मेरे पहले से 2 बीवियाँ, अगर मैं आपसे शादी कर लूँ। बेवकूफ़ी की बात मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? मैं एक चीता चाहता हूँ। Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like marry the gun, a tiger king is more than enough for this state. It does not need a tiger queen as well. महाराजा कृपया इस बारे में विचार कर लें। आपके पूर्वजों का विवाह तलवार से हुआ था। आप चाहे तो बंदूक से शादी रचा लें। इस राज्य के लिए एक चीता राजा ही बहुत काफ़ी है। इसको अब चीता आने की जरूरत नहीं है। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. First, you might draw up statistics of tiger populations in the different native states. Next, you might investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger populations. महाराज जोर जोर से हंस पड़े। मैंने तो चीते से और नहीं बंदूक से विवाह करने का विचार कर रहा हूँ, बल्कि मानव समाज में से किसी एक लड़के से। पहले आप सारे देशी राज्यों में पाए जाने वाले चीतों की संख्या का पता लगाएं। इसके बाद आप यह पता लगाएं कि चीतों की विशाल संख्या वाले किसी शाही परिवार में कोई लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकूँ। The Diwan followed his orders. He found the rank girl from a state which possessed a large number of tigers. दीवान ने उसके आज्ञा का पालन किया। उसे एक शाही लड़की ऐसे राज्य में मिल गई जिसमें चीतों की विशाल संख्या थी, यानी बहुत ज़्यादा चीते थे।
Maharaja Jangzang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandhupuram Palace. महाराजा जंगजंग बहादुर जब भी अपने ससुर के यहाँ जाते 5 या 6 चीते मार लाते। इस प्रकार प्रतिबंधपुरम महल के बैठक खाने की दीवारों की शोभा 99 चीतों के खाने बढ़ा रही थी। अब ये क्लियर हो गया है। अब 5th यूनिट पे चलते हैं। तो ये आपका 5th यूनिट है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thumped during the day and the same day at night. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. महाराजा की चिंता तब जुनून बन गई जब 100 की संख्या प्राप्त करने में सिर्फ एक चीते की कमी रह गई। एक यही उसके दिमाग में सारे दिन छाया रहता और रात में एक सपना आता। अब तक उनके ससुर के यहाँ भी चीतों के वन खाली हो चुके थे। किसी जगह चीते का पता लगाना इम्पॉसिबल हो गया था। फिर भी एक और की जरूरत थी। बस अगर वह केवल एक जानवर और मान लें तो महाराजा को कोई डर न बचेगा। वह चीतों का शिकार पूरी तरह छोड़ सकता था। On the following day, the very same tiger wandered into the Maharaja's presence. Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a complete heap. The Maharaja was very happy. He ordered the tiger to be brought to the capital in grand procession. He went away in a car, but he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late beware of the 100th? True enough, the tiger was a swagging beast after all. One had to be wary of it. But where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. अब इसे हिंदी में समझते हैं, परंतु उस अंतिम चीते से उसे बड़ा सावधान रहना होगा। स्वर्ग के प्रमुख ज्योतिष ने क्या कहा था? 99 चीते मारने के बाद भी महाराजा को समय से सावधान रहना चाहिए। काफी सच। आखिर चीता एक जंगली जानवर था, किसी को भी उससे सतर्क रहना चाहिए। पर वह 100वां चीता कहाँ मिलना था? जिंदा चीते के स्थान पर लगता है चीते का दूध मिलना अधिक आसान था। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own state, Sim began to disappear frequently from a hillside village. इस प्रकार महाराजा दुख में डूब गए। प्रसिद्ध ही वह खुशखबरी आई जिसने सारे दुख को उड़ा दिया। उनके अपने ही राज्य में एक पहाड़ी गांव से भेड़ें जल्दी जल्दी गायब होने लगी। It was first ascertained that this was not the work of Khadir Mia Sahab or Virasa Menekar, but famed for their ability to swallow sheep whole. Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. पहले यह सुनिश्चित किया गया कि यह काम खादिर मियां साहब या विरसा में नायकर करना था। ये दोनों भीड़ को पूरी तरह से निकल जाने के लिए प्रसिद्ध थे। निश्चय यह काम किसी चीते का था। महाराज ने उस गांव को 3 साल के लिए सारे करों से टैक्स से मुक्त करने की घोषणा की और तुरंत शिकार के लिए चल पड़े। The tiger was not easily found. It seemed as if it had voluntarily hid itself in order to flout the Maharaja's will. चेता आसानी से नहीं मिला। लगता था कि इसने जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया था ताकि महाराज की इच्छा का मजाक उड़ा सके। The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. महाराजा भी उतने निश्चित थे। उन्होंने चीते न मिलने तक जंगल छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए महाराजा गुस्सा उचित खतरनाक रूप से बढ़ता गया। बहुत से अफसरों की नौकरी चली गई।
One day when his snake was at its height, the Maharaja called the Divan and ordered him to double the land tax forthwith. एक दिन जब उनका गुस्सा आसमान पर था, महाराजा ने दीवान को बुलवाया और उससे आज्ञा दे के जमीन का लगान तुरंत दोगुना कर दे। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। In that case you might resign from your post, said the king. उस स्थिति में आपको अपने पद से शायद इस्तीफा देना चाहिए। The Divan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger, which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. दीवान इस निश्चित मन के साथ घर गया कि अगर महाराजा को जल्दी ही चेता नहीं मिला तो इसका रिजल्ट विनाशक हो सकता है। उसे लगा कि जीवन जैसे फिर से लौटा गए। जब उसने उस चीते को देखा जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था और उसके घर में छिपा हुआ था। At midnight, when the town slept in peace, the Divan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. The Divan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The Divan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. आधी रात को जब नगर शांति की नींद सो रहा था, दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी चीते को खींचकर कार तक लाए और उसे धक्का देकर सीट पर चढ़ा दिया। दीवान खुद ही कार को चलाकर उसे जंगल तक ले आए जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। जब वे जंगल में पहुंचे, चीते ने सत्याग्रह कर दिया और कार से उतरने से इनकार कर दिया। जानवर को बाहर निकालने और जमीन पर धकेलने के अपने कोशिश में दीवान पूरी तरह थक गया। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble application. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a compliant heap. अगले दिन वही चीता घूमता हुआ महाराजा के सामने आकर ऐसे खड़ा होगा मानो कि विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, मालिक मेरे लेकर हुक्म है। असीम प्रसन्नता के साथ महाराजा ने जानवर के ऊपर ध्यान से निशाना लगाया। चीता मरे हुए ढेर सा गिर गया। I have killed the hunted the tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja has turned away in his car. मैंने सवा चीता मार दिया, मेरी कसम पूरी हो गई कि महाराजा एक खुशी का ठिकाना न था। चीते को एक शानदार जुलूस की शक्ल में राजधानी में लाने की आज्ञा देकर महाराज जल्दी से अपने कार पर चढ़कर चले गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. The man realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. The hunters wondered what they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. महाराजा के जाने के बाद शिकारी चीते को अधिक पास से देखने के लिए गए। चीता घबराहट में अपनी आंखें घुमाता हुआ वापस उनकी ओर देखा था। उन लोगों ने अचानक के चीता मरा नहीं था, गोली उससे छोड़ गई थी। यह तो तेजी से गुजरती हुई गोली के मानसिक आघात से बेहोश हो गया था। शिकारियों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को किसी तरह पता न लगे कि उनका निशाना चूक गया था।
अगर ऐसा हुआ तो उनकी नौकरी जा सकती थी। एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया। इस बार बिना किसी चूक के उसने उसे मार दिया। Then, as commanded by the king, the tiger was taken in possession through the town and built a dam was erected over it. फिर राजा के आगे के अनुसार मरे हुए चीते को जुलूस की शक्ल में लाकर दफना दिया गया। इसके ऊपर एक समाधि बनाई गई। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandhupuram and searched every shop but could not find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। उस समय तक महाराजा ने अपना सारा ध्यान चीतों के शिकार पर लगाया हुआ था। युवराज के लिए उसके पास समय नहीं था। पर अब राजा ने अपना ध्यान चीतों के पर अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर किया। वह उसे उसके जन्मदिन पर कोई विशेष भेंट देना चाहते थे, गिफ्ट देना चाहते थे। वह प्रतिबंधपुरम के बाजार में गई और हर दुकान को तलाशा। अंत उसने किसी खिलौने को दुकान पर एक लकड़ी का चीता देखा और फैसला किया कि यह पूरी तरह से अच्छी भेंट थी। लकड़ी के घोड़े की कीमत केवल 9 पैसे थी, पर दुकानदार जानता था कि अगर उसने महाराजा को इतनी कम कीमत बताई तो वह सजा पाएगा। इसलिए उसने कहा, महाराज, कारीगरी का ये अमेजिंग नमूना है, 300 रुपये का सौदा। बहुत अच्छे, चलिए क्या होगा युवराज के लिए आपके भेंट, राजा ने कहा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। उस दिन उस छोटे से लकड़ी के चीते से बाप बेटे खेलते रहे। इसी किसी अयोग्य बढ़ई ने बनाया था। इसकी सतह खुरदरी थे, लकड़ी के छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े इसके ऊपर लकड़ी के केलों की तरह खाए थे। इनमें से एक सफ़ेद टुकड़ा महाराज के सीधे हाथ में चुभ गया। उसने उसे अपने बाएं हाथ से निकाल दिया और राजकुमार के साथ खेलता रहा। अगले दिन महाराजा के सीधे हाथ में संक्रमण फैल गया, यानी इन्फेक्शन फैल गया। 4 दिन में बढ़कर पीप भरा घाव बन गया जो उसके पूरे बाजू पर फैल गया। मद्रास से 3 प्रमुख शल्य चिकित्सक लाए गए। सलाह मशविरे के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन करने वाले तीनों सर्जन थिएटर के बाहर आए और घोषणा की, ऑपरेशन सफल रहा, महाराज मर गए। इस प्रकार सोए चीते ने राजा से अपना आखिरी बदला ले लिया। जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हो गई।